हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके सेकेंड सेमेस्टर में, तो होगा ही होगा। थर्ड सेमेस्टर में एक फंक्शनल एनालिसिस नाम का सब्जेक्ट आएगा, उसको समझने के लिए भी इसी सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा है और आप इसको कवर कर लोगे तो आपका नेट, सेट और गेट ये एग्जाम्स जो है आप जब दोगे तो उसमें इसका दबदबा बहुत ज़्यादा रहता है। नेट में बच्चों लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। कहाँ से? रियल एनालिसिस से, है ना। सेट में कम से कम जो है मान के चलिए वही 65-60 के आसपास तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 30-35 नंबर का तो क्वेश्चन पूछी जाते हैं। यहाँ पर अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा कि भाई सीक्वेंस सीरीज ये तो एक छोटा सा हिस्सा है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा है बच्चों, वृहद है। तो इसमें क्या क्या पढ़ा था आपने वो मैं रिकॉल कराता हूं। आपने जो है फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन के टाइप पढ़ा था, फंक्शन के लिए डोमेन, उसका रेंज कैसे निकलता है ये पढ़ा था, फंक्शन की लिमिट पॉइंट कैसे निकलती हैं ये पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक पढ़ा था, कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है ये पढ़ा था। तो ये इसी के अंदर आते हैं, किसी के अंदर, हमारा सब्जेक्ट रियल एनालिसिस के अंदर आते हैं। ओके, हमारा जो सिलेबस होगा वो सिलेबस एमएससी पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ फंक्शंस, इसका हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगा, सीक्वेंस क्या है करके, है ना भाई। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, रियल एनालिसिस इतना नहीं है जो आपको ये एमएससी में सिलेबस दिया गया है वो अलग है। अपने आप में रियल एनालिसिस बहुत बड़ा है बच्चों। जो बीएससी का जितना भी पढ़े हो, कैलकुलस का आधा पार्ट पूरा जो है इसी के अंतर्गत आता है, जहां भी फंक्शंस, लिमिट पॉइंट और रोल्स थ्योरम, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सभी चीजें जो है किसके अंदर आएंगी, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। हमारे अभी जो सिलेबस है एमएससी का उसके अनुसार से अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, लेकिन टॉपिक हमेशा देखने को मिलेगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ये समझने के लिए हमको जो है सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि हमारे बच्चे सब जान रहे होंगे करके, तो मैंने यहां लिख दिया है। हमारा टारगेट होगा किसको समझने का, यूनिफॉर्मली सीक्वेंस को समझने का, है ना, और फंक्शंस को समझने का। फिर भी कोशिश करना है कि सीक्वेंस के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, क्योंकि आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में मान के चलेंगे सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए। आप लिखोगे यहाँ पर, मैं यहाँ रफ में जो है जगह बना के लिखता जाऊंगा, आप आंसर को समझते जाना, आप आंसर को लिखते जाना, है ना। अभी नोट नहीं कर पाओगे तो भी आप क्या कर सकते हो, हमारे नोट से या फिर पुराने वीडियो से आप नोट्स बना सकते हो, है ना। तो फोकस करेंगे समझने पर जल्दी जल्दी बच्चों। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दिखाएंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस बताएंगे आपको, और सीक्वेंस जो है कौन सीक्वेंस कब कहलाता है वो बताएंगे आपको। ये महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, है ना। और रिजल्ट होते हैं, हम इतना और रिजल्ट नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो काम है इस पर नहीं है, इसके आगे पर है ना। आगे क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इन मैट्रिक स्पेस, ऐसा तो उसके अंदर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अंदर जाना पड़ेगा। पहले तो बाहरी तौर पर सीक्वेंस का डेफिनेशन सबको समझ जाना चाहिए था बच्चों। दुनिया का सभी फंक्शंस, एक लाइन में कोई पूछे सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है करके, तो आप बोलेंगे एक लाइन में दुनिया का सभी फंक्शन को सीक्वेंस कहा जा सकता है यदि उसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब किस पर बना रहे हो वो अलग मामला है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोल देंगे, आर बोलेंगे। समझ आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक स्पेस बनाएंगे तो भी मैट्रिक स्पेस रियल मैट्रिक स्पेस होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो कई बार बच्चा पूछता है, गुरुजी हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं लेकिन रियल नंबर नहीं दिख रहा है, कहाँ एक्स दिख रहा है, क्या करें उसका। अरे एक्स जो है रियल स्पेस है, इसका ये मतलब है। समझ आया। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन होगा उसको कहते हैं सीक्वेंस। तो लिख लीजिएगा अपने तरीके से। हम यहाँ पर ये बीएससी का काम नहीं कराएंगे, बीएससी में हम पढ़ा चुके हैं, एमएससी में पढ़ा चुके हैं, तो नोट्स बनाएंगे आप लोग अच्छे से। तो हर एक फंक्शन, अ फंक्शन ऐसे बोल सकते हो, अ फंक्शन, अ फंक्शन, अ फंक्शन, ये एफ या अ फंक्शन या अ मैपिंग, है ना, अ मैपिंग, ये इज कॉल्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस इन
आर, इसी को सीक्वेंस इन आर कहते हैं बेटा। समझ आ गया? दुनिया का कोई फंक्शन, ये शॉर्टकट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अब इसका मीनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस का डेफिनेशन सबको याद हो गया, ठीक है, मान लिया याद हो गया, अनुक्रम कहते हैं हिंदी में हम लोग। तो मान लो आपको याद हो गया, लेकिन सेंस समझ आना बहुत जरूरी है। हमने कहा अ फंक्शन इज सेड टू बी या कॉल्ड क्या सीक्वेंस इफ इट्स डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड हुज डोमेन इज रियल नंबर। आप अपने तरीके से बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शॉर्टकट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? आप जो है इसका मतलब समझते हो तभी अच्छी बात कहेंगे। 1 लिखूंगा तो इसका ये मतलब है मैं मैप करूंगा 1 का, किसका? 1 का। मैं 2 लिखूंगा तो इसका ये मतलब है एक खास प्रकार का इमेज बताएंगे जो कि f ऑफ 2 कहलाएगा। इसी प्रकार से ऐसे करते करते हम लिखेंगे n, तो क्या लिखेंगे? f ऑफ n लिखेंगे। तो ये बता रहा है इमेज। फंक्शन का तो तुमने रूप ही नहीं बताया, फंक्शन का कुछ रूप रहता होगा, वो हम बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन ही कहलाता है पूरे तरीके से सीक्वेंस। ये रेंज है बच्चों, ये जो रेंज दिख रहा है ना, ये रेंज को कहते हैं पूरी तरीके से सीक्वेंस। समझ आया? अब वो सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं? कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एफ एन इक्वल टू क्या? एस एन। क्या बोलते हैं? एफ n इक्वल टू एस एन। ये पहला वाला क्या है? S1 है। इसको क्या कहते हैं? S2। इसको कहते हैं S3। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, इसको कहते हैं SN बोल देंगे, है ना। तो पूरा सीक्वेंस को डिस्क्राइब करो बोलेगा तो पूरा सीक्वेंस का मतलब मैंने कहा ना, कलेक्शन ऑफ इमेजेस ए फंक्शन का, उस पूरे कहते हैं सीक्वेंस। तो लिखते ऐसे हैं बेटा पूरी तरीके से, n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और पहला क्या होगा? बोलेंगे S1 होगा सर, फिर क्या आएगा? S2 होगा, फिर क्या होगा? S3 होगा और SN होगा। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इस कलेक्शन को कहते हैं सीक्वेंस। और सीक्वेंस का SN मतलब n1 नंबर का टर्म होता है। समझ आया? तो कोई भी फंक्शन को सीक्वेंस बनाया जा सकता है, सीक्वेंस बनाया जा सकता है। फंक्शंस होगा जरूर, फंक्शन हमेशा n1 नंबर के टर्म को बताता है, सारे इमेज की हरकतों को बताता है। जैसे कि मैं कहूं बेटा मुझे एक फंक्शन दे दिया गया fn, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल, है ना। बहुत सारे बच्चे जान भी रहे होंगे सीक्वेंस के बारे में, फिर भी हम डबल रिपीट कर रहे हैं। ये जो है एक सीक्वेंस है, fn बोले या फिर क्या बोले इसको? sn बोले, इक्वल टू क्या? 1/n। ये BSc में, MSc में हर जगह पर यही एग्जाम्पल लिखा रहता है, 1/n। ये फंक्शन है, सीक्वेंस नहीं है, फंक्शन है। ये पूरा इमेज का कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल में वो जितने भी पॉसिबल फंक्शंस होते हैं ना, कलेक्शंस होते हैं, वो कलेक्शंस कहलाते हैं क्या? सीक्वेंस। ठीक है, तो देखिएगा पूरा सीक्वेंस के तौर पर लिखेंगे कैसे? SN का ऐसा करली ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अनुक्रम, एक अनुशासन होगा और क्रम होगा तो अनुक्रम कहलाता है। सीक्वेंस मतलब एक पैटर्न होता है। इसका सामान्य मीनिंग देखें तो क्या? एक खास पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न, पैटर्न बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फंक्शन जिम्मेदार होता है। फंक्शन ये है जो कि nth टर्म को एक्सप्रेस करता है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले आपने क्या रखा होता? 1 रखा होता, F1 बोलते या फिर क्या बोलते? S1। तो बताइए S1 क्या आएगा जी? S1 क्या आएगा? 1/1 मतलब 1। S2 क्या आएगा? 1/2। फिर क्या आएगा बेटा? इसी प्रकार से S3 क्या आएगा? 1/3। ऐसा SN क्या आएगा? 1/n। तो पूरा सीक्वेंस दिखता कैसा है फिर वैसे में? SN इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n। ये लिखना क्यों जरूरी है भाई साहब? सीरीज बनाने के लिए सीक्वेंस की टर्म्स की आवश्यकता होती है। ये पूरा सीक्वेंस कहलाता है, ना कि ये। और यही कंफ्यूजन बच्चा डेफिनेशन में करता है। डेफिनेशन में क्या करता है वो? BSc लेवल में ऐसा कर सकता है कि इसको सीक्वेंस कहते हैं। नहीं बाबा, ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस का बिहेवियर बताने वाला फंक्शन है वो। पूरा कलेक्शन जो होता है उसको सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, ऐसे बोल सकते हो, भले शुरू में बोलेंगे लेकिन नीचे में सच डेट करके सब चीज को बोलना भी पड़ेगा। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, फंक्शन सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसको नीचे में और हाईलाइट करो। तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, वो क्लियर डेफिनेशन नहीं है, टोटल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन बुक में लिखा यही रहता है बच्चों, सीक्वेंस द फंक्शन। आप अभी देखना बुक में और एग्जाम्पल लिखा रहेगा, सीक्वेंस इन एक्स इज अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, ये समथिंग लिखा रहेगा, बात खत्म कर देगा। लेकिन साथ में बताएगा भी कि भाई यहाँ पर जो टर्म्स बनाते हैं वो टर्म्स जो है, पूरा टर्म्स के कलेक्शन जो है, इमेजों का कलेक्शन जो है, पूरा मिला के सीक्वेंस कहना उचित होता है, बोलते हैं, है ना। कई बार लेकिन बोलेंगे गलती से SN है, सीक्वेंस है बोलेंगे, नहीं, सीक्वेंस का nth टर्म है बोलेंगे। ओके बेटा, ये सीक्वेंस है।
तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दुनिया का कोई भी फंक्शन जिसमें नेचुरल नंबर दिखेगा वो क्या बनाएगा, सीक्वेंस बनाएगा, या सीक्वेंस का n नंबर का टर्म्स कहा जाएगा। समझ आया? अब इसी बेचारे को मैंने ऐसे कर दिया होता, क्या कर दिया होता जी, इसी को लिख दिया होता 1/n। अब ये सीक्वेंस है, यही फंक्शन क्या है, सीक्वेंस है। फंक्शंस के ऊपर करली ब्रैकेट लगा देने से क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। करली ब्रैकेट में क्या होते हैं, टोटल कलेक्शन ऑफ इमेजेस या फिर रेंज ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये सही डेफिनेशन है। फिर भी मान के चलते हैं कि हम ऊपर में डेफिनेशन लिखे वो सही है करके, क्योंकि हर बुक में ऐसा लिखा रहता है, लेकिन मीनिंग तब समझ आता है जब चीजों को पूरा पढ़ दोगे तो। क्या मैं समझा पाया सीक्वेंस? पहले भी पढ़े हैं, बीएससी में पढ़े हैं, मान लेते हैं कि आपको अच्छे से आता है, डबल रिवीजन कर लीजिएगा। सीक्वेंस, अब सीक्वेंस का कई एग्जांपल लिख सकते हो। बताइए, कुछ भी आप लिखोगे जहां नेचुरल नंबर दिखेगा वो सभी सीक्वेंस है। मैं बोल देता हूं बेटा एक एग्जांपल, मैं अब करली ब्रैकेट लिख के बना रहा हूं, सीक्वेंस ले 1/, में क्या लिख दिया, या फिर चलो n² में क्या लिख दिया, n+ में 2 सीक्वेंस है, बोलेंगे है। हमने बोल दिया कि n² सीक्वेंस है, बोलेंगे है। -1 की पावर n+1 सीक्वेंस है, बोलेंगे है। कुछ भी बोलो तुम, जहां नेचुरल नंबर दिखा, नेचुरल नंबर है ना, कुछ भी नेचुरल नंबर जहां पर दिख जाएगा, हर दुनिया का फंक्शन क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है बच्चों। आ गया ना बात क्लियर? और कुछ नहीं है तो कुछ भी दिखे लेकिन नेचुरल नंबर दिख जाए, नेचुरल नंबर, लेकिन ऐसा मत बोलना कि 4-5 दिख रहा है तो सीक्वेंस है। अरे भाई 4-5 नहीं, रखते बने ऐसा n दिखना चाहिए, नेचुरल नंबर है ना, n दिखना चाहिए तो वो कहलाता है सीक्वेंस। तो कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सीक्वेंस का मतलब ये होता है बच्चों, करली ब्रैकेट होना जरूरी है। करली ब्रैकेट के बाद हट के जो हिस्सा बनेगा तो सीरीज बनता है फिर, है ना। वो नंबर ऑफ जो भी टर्म्स होंगे उन सबको ऐड करना चाहते हैं हम लोग, तब सीरीज बनता है, वो अलग मामला होगा। तो सभी बेसिक चीज को आपको कवर करना होगा और हम थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम चाहेंगे कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को आपको फटाफट समझा दें करके। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल होगा, थ्योरम होगा, सब मिक्स रहेगा। न्यूमेरिकल भी बहुत है इसमें और थ्योरम भी बहुत है इसमें, तो लोगों को कठिन लग सकता है कई बार, है ना, कॉम्प्लेक्स की तुलना में लग सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ आए और बेसिक को समझोगे तो थ्योरम बना पाओगे, थ्योरम बना पाओगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस का डेफिनेशन सब लोग याद कर लिया, याद कर लिया। सीक्वेंस के बाद आता है बच्चों सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी की जांच, उसके पहले आता है लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या कहता है, कौशी भाई साहब देता है डेफिनेशन। वो कहता है कि भाई जब लिमिट पॉइंट के बारे में बात करोगे, लिमिट पॉइंट नहीं बोलना चाहिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस बोलना चाहिए, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। और रियल नंबर क्या बोलेंगे, अ रियल नंबर, रियल नंबर। ये सभी जो है हम पढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ें हमारे वीडियो में मिल जाएंगी, हम कोशिश करेंगे इसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, है ना। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज़ को समझे, है ना। तो ये रियल नंबर L बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। इस छोटे से नंबर है ना L को क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा नहीं बोलने का, है ना, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एंड बिलोंग्स टू एंड सच दैट आप क्या कहेंगे, सच दैट कुछ इस प्रकार से होगा बेटा। क्या होगा सच दैट में, या फिर कई बार ऐसे लिखे रहते हैं नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट। ये रोकने का तरीका है, चीज़ों को फाइनाइट करने का तरीका है, एक जगह पर फिक्स करने का तरीका है। एक कम से कम ज्ञात वैल्यू हो, उस ज्ञात से आसपास, उसके इर्द गिर्द, है ना। सच दैट, क्योंकि भाई अनंत तो कुछ भी नहीं होता, शुरू में तो अनंत का मतलब ही समझ नहीं आता लोगों को, इनफाइनाइट नहीं बोलते, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो एक ऐसा जाना पहचाना टर्म्स होगा जो कि बताएगा कि ये जो डिफरेंस है इस एल के साथ वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। एप्सिलॉन क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये किसका डेफिनेशन है, कॉशी का। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कॉशी क्या कहता है, एक रियल नंबर एल को इस सीक्वेंस एसएन का लिमिट कहता है। यदि कोई भी एप्सिलॉन वेरी स्मॉल चुनाव कर लिया जाए तो एन को तुम क्या करोगे, किसी फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू के आसपास इर्द गिर्द घुमाओगे और बताओगे, रखोगे। देखो n1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ऐसा कुछ मिलता है ना, तो एसएन रखेंगे, एसएन n1 नंबर का पद है, इसका ये मतलब है। तो वो ऐसा होगा कि उस रियल नंबर के नजदीक पहुंच जाएगा और इससे आगे सीक्वेंस का अस्तित्व नहीं होगा।
तो डिफरेंस इतना कम होगा। तो मैं इसको एक लाइन के माध्यम से लोगों को समझाता हूं। ये मान लो चलो सीक्वेंस को बताने के लिए हमने कुछ ऐसा चुनाव कर लिया, ठीक है ना। सीक्वेंस कहां पर होते हैं बेटा? रियल नंबर पर होते हैं। तो एक नंबर ऐसा जरूर पाया जाएगा एल। ये क्या है? पूरा लाइन रियल लाइन है। ऐसे वेन डायग्राम में बात समझ नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे। तो एक दिन ऐसा स्थिति आएगी जो कि S1 S2 S3 S4 Sn, और Sn पता नहीं कौन है। अब Sn इनफाइनाइट पर मिलेगा, फाइनाइट पर मिलेगा, वो पता नहीं है, लेकिन इतना है कि फाइनाइट के आगे और इनफाइनाइट तक जा सकते हो, लेकिन एक सोच रहता है कि हम रखें तो फाइनाइट रखें, इसलिए ऐसा रखा जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि Sn क्या हो जाएगा? इस L के नजदीक पहुंच जाएगा। सपोज किसी ने कहा कि यहां से शुरुआत हुआ है S1 S2 S3, या फिर किसी ने कहा चलो यहां से स्टार्ट हुआ है S1 S2 S3 Sn, कुछ भी हो सकता है। या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगा, या फिर डिक्रीजिंग होगा, या फिर ऑस्कुलेटरी होगा। ये तीन प्रकार के होते हैं सीक्वेंस, समझ आया? तो मान के चलिए कोई वैल्यू रखते जाओगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जो Sn होगा वो कोई एक नंबर खास होगा, उससे जो है ज्यादा और नहीं बढ़ सकता, उसके नजदीक पहुंचेगा, और नजदीक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंस बहुत ही कम। एप्सिलॉन का मतलब बहुत कम, और इसका मतलब वो तो और छोटा बोल दिया, ये मतलब डिफरेंस है, और बहुत ही कम डिफरेंस हो जाएगा, बहुत ही कम, मतलब नजदीक पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं लिमिट। समझ आया ना? बस लोगों को समझाने के, लेकिन मान लेते हैं आप टीचर बन गए, आपको तो समझाना आना चाहिए कि गुरुजी इसका क्या मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बोलेगा बच्चा, तो आपको समझाना आना चाहिए, क्योंकि आप एमएससी के स्टूडेंट हैं, है ना। आप टीचर बनेंगे तो आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, है ना। और मैं जो बोल रहा हूँ वही बोलेंगे ऐसा नहीं है बच्चों। आपके टीचर आपको जो समझाते हैं वो तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आ जाता है, आपका खुद का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, इसी का दूसरा तरीका लिखने का क्या तरीका है? जब ये चीजें आपने बताया, ये तो समझाने के लिए मैंने कहा, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, जहां पर भी जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति जरूर आएगी, पॉजिटिव डिफरेंस क्या हो जाएंगी? बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसको कहेंगे लिमिट। तो ये n कितना होता है बोलेंगे तो अनंत होता है, पता नहीं क्या है, तो नहीं जान पाऊंगा तो क्या लिखूंगा? कौशी कहता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये नहीं लिख पाओगे, ज्यामितीय अध्ययन संभव नहीं है, तो उसका क्या करेंगे? आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? Sn को आप जो है बोलेंगे कि चलो Sn को पहचान लिया, तो अगर मैं इसको n को 1 2 3 4 5 करते करते जाऊंगा, और धीरे धीरे जाऊंगा, इनफाइनाइट की ओर जाऊंगा, तो इनफाइनाइट की ओर जाऊंगा तो मैं किधर प्राप्त करूंगा? अपने आप को पाऊंगा कि मैं L हो गया। क्या होगा? L। तो L लिमिट है सीक्वेंस का, कहते हैं ये सीमा है, इसके बाहर सीक्वेंस नहीं पाए जाते, सीक्वेंस का अस्तित्व नहीं होता बच्चों। लिमिट से बाहर सीक्वेंस नहीं होता, सीक्वेंस वेनिश हो जाता है। बात समझ आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस सीक्वेंस की सीमा क्या है? ऐसा क्या लिमिट है? ये कहां खत्म होगा? ऐसा क्या बढ़ेगा घटेगा वो अलग मामला है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। लिमिट जो है आगे हो सकता है या फिर पीछे हो सकता है, वो तो सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बताइए बच्चों, इसका सीमा क्या होगा? ये बेचारा कहां से कहां चालू करेगा? तो देखिएगा 1 से, ये 1 है, सबसे पहला क्या आएगा? 1 के बाद क्या जाएगा? 1/2। 1/2 क्या होगा? इधर होगा किधर? बोलेंगे भैया इधर 0 है, 1/2 तो इधर आ जाएगा जी, क्या जाएगा? 1/2 है कि नहीं? थोड़ा और क्या आएगा? 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते बेचारा अपने आप को 0 की ओर लेके जा रहा है। तो ये मत समझना कि हमेशा इधर ऐसा बनाना है। अरे यार, उसका मतलब था, मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि आपका सीक्वेंस बढ़ता या घटता होगा, लेकिन ऐसे अपने आप को लेकर जाएगा कि एक दिन एक खास बिंदु पर पहुंचेगा और अपने आप को बोलेगा कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। वही है उसका लिमिट। तो ये देखो, इसका लिमिट क्या है? कोई पूछेगा तो 0 जाएगा, निगेटिव तो होगा नहीं, दुनिया ये जो किसी भी हालत में निगेटिव नहीं हो सकता। n का वैल्यू कुछ भी रख लो, n का वैल्यू कुछ भी रखने से कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो 0 को पार नहीं कर पाएगा, 0 तक जाके समाप्त हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि 1/1 करोड़ किधर है बच्चों? 1/1000, 1/1000 के पावर 2000, 1/2000 के पावर 4000 इसी के अंदर है। लेकिन 0 हो पाया क्या? नहीं, 0 की ओर जाना चाहता है। तो कोई लोग बोलेगा ना कि कैसे कैसे जाओगे बताओ, तो नहीं समझ आया, ज्यामितीय अध्ययन उसको नहीं पता चला, तो आप क्या करेंगे? सीधा बोलेंगे मेरे को ऐसे बताया ना तुमने, ऐसे बता दिया, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिमिट के बारे में बात करूंगा, अर्थात मैं जाना चाहता हूं, मैं 0 पर पहुंचा नहीं, पहुंच रहा हूं, ऐसा रहता है बच्चों। इसलिए n टेंस टू है, वो इक्वल टू नहीं है, वो समझ आया? तो टेंस टू है, यहां पर बराबर नहीं है, वो लिमिट बराबर है, लिमिट है, वो बोल सकते हो, लेकिन Sn बराबर है, L का नहीं बोलना है, कभी बराबर नहीं है बच्चों। बात समझ आया? Sn की लिमिट बराबर L है। कई लोग इसको देख के बोलते हैं गुरुजी कैसे लिखा है? अरे यही से लिखा है घूम के हमने,
बात समझ आया ना आप लोग को? तो ये लिमिट अगर आता है इस सीक्वेंस की व्याख्या संभव हो जाती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं, कोई पूछेगा तो? जिसके पास लिमिट पॉइंट हो, और लिमिट पॉइंट क्या हो? यूनिक हो। क्या होना चाहिए? जिस भी सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है, और लिमिट पॉइंट होता है, वो लिमिट पॉइंट क्या होता है? फाइनाइट और यूनिक होता है। ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं हम लोग क्या? कन्वर्जेंट। अभिसारी कहां पर अभिसरित होती है? कोई भी सीक्वेंस हमेशा अभिसरित होती है बोलेंगे। अभिसरित मतलब होता है बच्चों सिकुड़ना, डाइवर्ज मतलब फैलना, और कन्वर्ज मतलब क्या? सिकुड़ना। तो कोई चीजें इकट्ठी होंगी, किसी खास वैल्यू की ओर इंगित करेंगी, वो खास वैल्यू को कहते हैं हम लोग लिमिट पॉइंट या कन्वर्जेंट पॉइंट। कन्वर्जेंट पॉइंट हमेशा लिमिट पॉइंट को ही लगभग कहते हैं, लगभग कहिएगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट का ये मतलब नहीं होता कि कन्वर्जेंट पॉइंट हो, जरूरी नहीं होता। मैं तुम लोग को दिखाता हूं, ये मिटा दो बेटा, लिख पाओगे आप लोग, है ना? या तो बीएससी का नोट से आप लिखो, या फिर जो है मत लिखो, लेकिन समझ आना बहुत जरूरी है। नोट्स रहेगा तो आप क्या कर पाओगे इन फ्यूचर? आप टीचर बनोगे तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपने तरीके से चीजों को आप बताओगे, अच्छे से समझाओगे लोगों को, तो लिमिट पॉइंट आपको समझ आता है। ओके, लिमिट पॉइंट अगर है तो कन्वर्जेंसी भी समझ आ जाती है। फिर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में 3 पॉइंट होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑस्किलेटरी। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं बच्चों? कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है? कन्वर्जेंट, है ना? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंस मतलब अभिसारिता। अभिसारिता एक गुण है, तो अभिसारिता 3 प्रकार से बताते हैं, या तो अभिसारी, या फिर अपसारी, या फिर दोलायमान। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑस्किलेटरी। समझ आया? तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं? ऑस्किलेटरी से कोई मतलब नहीं है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसे कहते हैं, तो आपका डेफिनेशन सेम टू सेम कॉची का डेफिनेशन लिखा जाता है, क्योंकि आपको लिखना भी है, आगे थ्योरम बनाना है, तो थ्योरम में तो डेफिनेशन लिखना ही पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो हम एक लाइन में कह सकते थे कि जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या है? कन्वर्जेंट है, लेकिन मजा नहीं आएगा इससे, क्योंकि थ्योरम नहीं बनेगा इससे। समझ आया? तो आप क्या लिखेंगे? sequence Sn is said to be converge at क्या? L belongs to R if for epsilon is greater than 0 there exists n is greater than n not belongs to n such that, हुबाहुब वही लिखने वाला हूं मैं, कुछ अलग नहीं लिखने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि Sn L पर क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, यदि ऐसा लिखा जाए। मैंने वही चीज लिखा है कि नहीं? लिखने का तरीका, बिंदु को लिमिट पॉइंट कहते हैं, लेकिन एक बात यहां पर बोलेंगे, यूनिक होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, ये शब्द आना चाहिए। कन्वर्जेंट का मतलब होता है लिमिट पॉइंट हो और वो यूनिक हो। तो मैं बोलूंगा यहां पर Sn is said to be converge at point L belongs to R। इसको लिमिट पॉइंट नहीं बोला हूं, लिमिट पॉइंट बोलने का तरीका अलग होता, मैं बस कन्वर्ज एट बोल रहा हूं, हालांकि लिमिट पॉइंट होता है वो, है ना? फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर, है ना? सच दैट, इस प्रकार से होगा। या फिर क्या आना चाहिए? एक शब्द लिखेंगे लिमिट। डेफिनेशन अलग नहीं है, सेम टू सेम लिखा गया है, लेकिन यहां पर लिखेंगे क्या? यूनिक। समझ आया? अद्वितीय सीमा बिंदु का अस्तित्व होता है तो कहलाता है वह सीमा बिंदु उसका कन्वर्जेंट पॉइंट। अद्वितीय सीमा बिंदु ही क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट पॉइंट। सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज हो गया? वहीं पर कन्वर्ज हो गया, वो अद्वितीय सीमा बिंदु पर, यूनिक लिमिट पॉइंट पर। समझ आ गया? अगर ये यहां पर एक बात और लिखते हैं, फाइनाइट एंड यूनिक। फाइनाइट एंड यूनिक। डाइवर्जेंट किसे कहते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट कब होता है? डाइवर्जेंट कब होता है भैया? जब लिमिट पॉइंट नॉट एग्जिस्ट हो। अब नॉट एग्जिस्ट किसे कहते हैं? प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट। जब लिमिट पॉइंट क्या आ जाए? इनफाइनाइट आ जाए, तो सीक्वेंस क्या है? डाइवर्ज हो गया बोलते हैं। समझ आ गया? अब ऑस्किलेटरी किसे कहते हैं? ऑस्किलेटरी किसे कहते हैं? तो ये जो है बच्चों, ये ऑस्किलेटरी में आप क्या करेंगे? जिसका कोई लिमिट पॉइंट आए जरूर, लेकिन लिमिट पॉइंट क्या ना हो? यूनिक ना हो। क्या हो? फाइनाइट हो बट नॉट यूनिक। क्या हो? ये L जो है
फाइनाइट बट नॉट यूनिक हो, नॉट यूनिक हो तो आप लिख देंगे। इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। हमारा अध्ययन का ये आज वो नहीं था, लेकिन आपका बेस क्लियर करना है करके, बताना है करके, रिवीजन करना है करके। कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता, लेकिन आप अगर समझें तो एमएससी के बच्चों को तो ये सब चीज़ आना ही चाहिए था, है ना। एमएससी के बच्चों को ये सभी चीज़ें आना चाहिए था, है ना। आपको पढ़ाएंगे नहीं, आप पढ़ के आए हो मान के चलते, है ना। तो कोशिश कीजिएगा बेस क्लियर करने का, घर में एक बार जाएगा। अब एग्जाम्पल वगैरह इनको बता दो, कुछ एग्जाम्पल, है ना। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस का, डाइवर्जेंट का। देखे बच्चों, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, डाइवर्जेंट है वो, है ना। देखना, n² अपॉन में n प्लस में 1, ये डाइवर्जेंट है। जब ऊपर में n की संख्या ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो, तो हमेशा वो इनफाइनाइट की ओर लेके जाएगा, पक्का है, गारंटी है। वो किधर जाएगा? वो इनफाइनाइट की ओर ही जाएगा। चेक करके देख लो आप लोग, समझ आया? आप लिमिट निकालोगे, सीधा लिमिट निकालने के बारे में विचार करेंगे, है ना। तो बेस क्लियर कर रहे हैं, तो इसलिए इन सभी चीज को मैं मिटा रहा हूं, फिर हम जो है कवर कर लेंगे अच्छे से। यह एग्जाम्पल लिखते जाता हूं, देखिएगा। लिमिट निकालेंगे, कई बार जो है बच्चा सोचेगा सीधा n टेंस टू इनफाइनाइट, और क्या लिख देंगे भाई, n² अपॉन में n प्लस 1। तो कई पागल दुनिया में एमएससी में भी होते हैं, जो बीएससी का पागल होता है एमएससी तक पहुंच जाता है। कई बार वो क्या करता है, ऊपर में n की जगह इनफाइनाइट। कब बोला था मैंने रखना है इनफाइनाइट करके? बोला है, जाना है बोला था। और दुनिया का कोई भी अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट लिखा है तो वो तो गणित वाला आदमी है ही नहीं, पागल है वो, अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अपने आप में इनफाइनाइट का मतलब नहीं जानते। बांटने का मतलब क्या सीखा था हमने, समाज में क्या सीखा है, जैसे कि एक रोटी है तो दो लोगों को बांटो। बांटना एक अपने आप में क्या होना चाहिए बच्चों, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे, चीजें समझ आनी चाहिए कि कितने लोगों को क्या चीज बांटा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं भिन्न। चीजें बांटा जा रहा है, तो तुम अनफाइनाइट को कैसे इनफाइनाइट से बांटोगे? पागल थोड़ी ना हो, ऐसे नहीं है। अब एक और पागल आता है फिर, 0/0 वाला, दोनों अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब नहीं जानते, है ना। तो ये दो स्थिति कभी पैदा नहीं करना है। लिमिट रख देते हैं कई लोग, रखना नहीं भाई, बगल में बताना होता है कि ऐसे आते हैं करके। तो आप क्या करते हो, पूरा ताकत लगा के सॉल्व करते हो। क्या सॉल्व करते हो कि भैया ऐसा स्थिति बने ही मत, तो पहले रेशियो को हल करो अच्छे से। इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। पहले ऊपर को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जो भी आपको आता है वैसे करेंगे। हमेशा क्या करना है, मिनिमम पावर को काट देना, मिनिमम पावर को काट देना। तो ऊपर में पावर ज्यादा है कि नीचे में? नीचे में है। पावर कितना है, n की पावर 1 है, तो एक एक काट दो, ऊपर में एक बचेगा पावर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या, वापस सॉल्व करोगे वही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा n, और ये नीचे का n छलांग मार के ऊपर में n, तो n² वही है ना। अब क्या करोगे, अब लिमिट रखोगे, तो लिमिट रखोगे तो n का वैल्यू क्या, इनफाइनाइट, और नीचे में क्या, इनफाइनाइट तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन में क्या, 1 प्लस में 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, 0। तो इनफाइनाइट का पहला भाग इनफाइनाइट, तो किसी भी हालत में ये इनफाइनाइट होगा, ये अलग मामला है। लेकिन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तो नहीं लिखे हो ना, तो लिमिट पॉइंट कैसे जा रहा है, मिल ही नहीं रहे, बोले लिमिट पॉइंट होता नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, राइट। लिमिट पॉइंट मिला ही नहीं हम लोग को, तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा मतलब लिमिट पॉइंट मिला, अगर नहीं मिल रहा है मतलब लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं किया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये डाइवर्ज है। और ये कन्वर्ज के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं, अभी लिखा था 1/n, क्या बच्चों, कन्वर्जन है। क्यों? क्योंकि ये 0 की ओर जाता है इसका लिमिट, है ना। अगर किसी ने कहा कि बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं, n² अपॉन में 2n² प्लस 1, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्या आएगा लिमिट पॉइंट इसका, कोई बता सकते हो? 1/2, 100% 1/2 आएगा लिमिट पॉइंट। कैसे पता चला, बोलेंगे देखो सर लिमिट निकालने का प्रयास करेंगे, ये हमारा क्या है, पूरा सीक्वेंस है, सीक्वेंस का ये एसएन है, और एसएन में क्या निकालेंगे, लिमिट। तो ये जो है लिमिट निकालेंगे एसएन करके, और ये सामान्य परिभाषाएं, सामान्य कल्पनाएं हैं जो एक बच्चे को आना चाहिए, एमएससी वाले को, आपको गलती नहीं करनी थी, है ना। क्योंकि आगे चलकर हमको बार बार लिमिट पॉइंट निकालना पड़ेगा, सीक्वेंस का जो है कन्वर्जेंसी के लिए हर बार ये काम करना ही पड़ेगा, तो वो बुक में तो है ही नहीं। सीधा डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, सीक्वेंस इन एक्स से, ये कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस इन एक्स मतलब कोई भी सेट पर सीक्वेंस, है ना। तो हमको समझाना था, इसलिए हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, है ना। ओके, तो सीक्वेंस
आप लिमिट निकालेंगे इसका n स्क्वायर अपॉन में क्या है 2n स्क्वायर प्लस में 1। अभी भी देखेंगे तो क्या आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। अगर कोई सोच लेगा तो इनफाइनाइट रख दे बोलेगा तो गलत बात है। तो आप n स्क्वायर को देखेंगे तो मिनिमम पावर दोनों में वही है, तो दोनों को काट दो। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। कॉमन निकालोगे काटो बोलने से मजा नहीं आता, तो मैं काट दो बोलता हूँ, मतलब दोनों को मिनिमम पावर से डिवाइड करना है, इसका ये मतलब होता है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1 अपॉन में n स्क्वायर। मिनिमम पावर से सबको डिवाइड कर देना, ज़्यादा आपको टेंशन आता है तो कभी भी गलत नहीं होगा आपसे, आंसर हमेशा आएगा। अब क्या करोगे, अब इनफाइनाइट रखने का प्रयास करोगे, जा रहे हो तो यहाँ पे रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0, यहाँ पर क्या रहेगा 1, ये 2 को छेड़ नहीं सकते, 2 रहेगा, यहीं पर बस रखोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। तो क्या आएगा फिर, लिमिट 1/2 क्या है, यूनिक है भैया, बदल तो नहीं रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताना आपके लिए आसान होगा जब एसएन दिया हो। जब एसएन ना दिया हो तो हमेशा क्या करेंगे, डेफिनेशंस अलग अलग प्रकार के कवर करना पड़ता है और ये सभी चीज़ें जो है आपको बीच बीच जब हम इस्तेमाल करेंगे आपको आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा मुझे सीक्वेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रहा है, एसएन बन ही नहीं रहा है मेरे से, एसएन बन रहा है तो अपने आप में खतरनाक बन रहा है। कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है और क्या है, बॉन्डेड है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, सुने हो आपने, एक दिष्ट अनुक्रम करके, मोनोटोनिक है और क्या है, बॉन्डेड है, तो हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है ना। एक दिन बढ़ते बढ़ते जाके रुक जाएगा, मोनोटोनिक के बाद बॉन्डेड, बढ़ते बढ़ते रुक जाना मतलब वो अनंत की ओर नहीं जा रहा है। कोई सीक्वेंस अनंत की ओर जाना मतलब डाइवर्ज होना होता है। तो आपने कहा बढ़ रहा था लेकिन रुक गया, इसका मतलब क्या है, पक्का कन्वर्ज हो गया, है ना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो और बॉन्ड हो जाए मान लो तो पक्का वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ये थ्योरम है, हमने बीएससी में पढ़ा था, हमने कवर भी किया है कई बार, तो भूलना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको जो है बेसिक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आप में से नेट सेट का एग्जाम देना चाहते हो या फिर इस फील्ड में अच्छा काम करना चाहते हो तो अपना बेसिक को सही करना बच्चों। बीएससी का बुक जरूर पढ़ते रहें बीच बीच में। अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो, सीक्वेंस की बात आएगा तो सीक्वेंस को पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। करोगे, है ना, एक बार जरूर एग्जाम देके देखना, मजा आएगा आप लोग को। मिटा दूं इन सबको। अच्छा, ऑस्किलेटरी का कोई एग्जांपल बता सकते हो, मैंने लिखवाया था एग्जांपल एक, है ना। ये देखो बेटा, ये ऑस्किलेटरी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है -1 की पावर n प्लस में 1 सीक्वेंस है ना। ये इसका एसएन नंबर का टर्म्स क्या आएगा, ये सीक्वेंस है, इसमें एसएन क्या आएगा, एसएन मतलब हो जाएगा -1 की पावर n प्लस 1। अगर मैं 1 रखूंगा तो नेचुरल नंबर क्या रखना है, मतलब 1 है -1 की पावर, -1 की पावर 1 मतलब ऑड नंबर। माइनस की पावर अगर आप ऑड नंबर रखोगे तो माइनस ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी करो। लेकिन ऑड नंबर के रूप में पावर रखेंगे किसी निगेटिव नंबर का तो वो निगेटिव होता है, तो 1 प्लस में 1 इक्वल टू 0। फिर अगर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर है, हालांकि 1 है जो भी रहता, उसका पावर अगर आप करते हो तो आप एक इवन नंबर कर रहे हो, मतलब वो हो जाएगा क्या, किसी निगेटिव का इवन पावर, मतलब वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा 2। फिर S3 करेंगे तो क्या आएगा 0, है ना, 0। फिर S4 मतलब क्या 2। ये दो जगह पर घूम रहे हैं, कोई जगह रुक नहीं रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऑस्किलेट हो रहा है। अगर कोई महान आदमी आके ये बोल दे कि ये भी ऑस्किलेटरी है तो उसको थपड़ा देना उसको अच्छा से, ये नहीं है ऑस्किलेटरी, डाइवर्जेंट है, ऑस्किलेटरी नहीं है। क्यों ऑस्किलेटरी नहीं है बोलेगा, देख भाई बढ़ना घटना नहीं हो रहा है, उसमें बढ़ना घटना होगा जरूर लेकिन ना निगेटिव पॉजिटिव भले हो रहा है, लेकिन दो फिक्स पॉइंट के पास वो ऑस्किलेट नहीं कर रहा है, अपने आप को -∞ और +∞ की ओर लेके जाएगा, दो बार लेके जाएगा ये, या तो आंसर क्या आएगा -∞ या फिर +∞। ऑस्किलेट नहीं हो रहा है, वो हुचुक पुचुक करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। कैसे आएगा, ध्यान से देखना, सीक्वेंस की कुछ पद जो है बच्चों दो भाग में अलाइन हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर n कर दोगे तो भैया सबसे पहले क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो क्या आएगा -1। ये क्या है, पद का S1 है, ठीक है ना। कैसे आएगा, क्योंकि आप रखे हो -2 की पावर 1, S1 है जी, ये क्या बेटा S1 है, S1 ऊपर में बोलता हूँ, ये क्या आ रहा है -1। क्यों, क्योंकि -2 + 1 मतलब -1। अब बेटा क्या रख दो, आप 2 रख दो, तो 2 रखा तो क्या आ रहा है, S2 आएगा, और S2 पॉजिटिव आ रहा है, डन से 0 से इधर आगे बढ़ जाएगा, और कहाँ जाएगा वो 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5 बनेगा। अब 3 रखो तुम, 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा,
3 रखोगे तो -2 की पावर 3 मतलब क्या, -8 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, -7 आ रहा है। तो एक्चुअल में आपका जो वो है ये इधर क्या बनने वाला है, S2n-1, बहुत सारे टर्म इधर रहेंगे और आधे टर्म क्या रहेंगे, S2n इधर रहेंगे। S2 रहेगा, S4 रहेगा, S6 रहेगा, ये सब चीज इधर रहेंगे और इधर क्या रहेगा, S2n-1। ऑड नंबर 1 रखोगे तो क्या आएगा, S1, 2 रखोगे तो क्या आएगा, S3 आएगा बेटा, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 4 - 1 मतलब 3। ये टर्म्स को लिखने का तरीका बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। क्या क्या रहेंगे इधर, S1, इधर क्या है बेटा, S3 और क्या रहेगा, S5 और क्या रहेगा, S7, जो कि निगेटिव इनफाइनाइट की ओर जाएगा और ये क्या आएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। ऑस्किलेट नहीं हो रहा है भाई, ऑस्किलेट का मतलब होता है फिर से जाना, फिर से वापस आ जाना, फिर से जाना, फिर से वापस आ जाना, उसको ऑस्किलेटरी बोलते हैं। जबकि ये क्या है, डाइवर्जेंट है। और डाइवर्जेंट है कई लोग जानते नहीं है, समझते नहीं है, क्या बोलते हैं, ऑस्किलेटरी है, क्योंकि एक बार माइनस प्लस हो रहा है। अरे माइनस प्लस होना तो मतलब ऑस्किलेटरी नहीं होता। अगर कोई इनफाइनाइट की ओर जाएगा वो मतलब डाइवर्जेंट है, ऑस्किलेटरी नहीं। जबकि ऑस्किलेटरी का मतलब होता है फाइनाइट होता है और लिमिट पॉइंट क्या होता है, आगे पीछे खिसकता रहता है। ये सभी इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हो? कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब कहेंगे, जब लिमिट पॉइंट आ जाए। लिमिट पॉइंट क्या आ जाए, यूनिक आ जाए, कन्वर्जेंट है। अगर यूनिक नहीं है तो क्या होगा, फिर पक्का ऑस्किलेटरी हो सकता है। अगर लिमिट पॉइंट आए ही ना, अर्थात इनफाइनाइट आए, वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये सभी जो है आपको समझना था। मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ आता है बच्चों, ठीक है जी। अब आता है सीरीज। सीरीज किसे कहते हैं, है ना। सीक्वेंस में बहुत चीजें होती है भैया, एक यूनिट होता है सीक्वेंस का, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हमको ये पढ़ना है, इसलिए हम केवल बेसिक चीजों पर आपको थोड़ा ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप घर में जाके इन चीजों को थोड़ा अध्ययन करें। आपके कॉपी में होना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। क्या आप समझ आ रहा है? अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सीरीज को समझेंगे। कितने लोगों को पता है बेटा सीरीज के बारे में, कितने लोगों को पता है? फिर सीरीज की कन्वर्जेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप दो चीजों को बता दोगे तो हम क्या करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, मान लेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस लिख लेना, ठीक है। डाइवर्जेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, हमें कन्वर्जेंसी से मतलब रहता है, ठीक। अब बच्चों सीरीज किसे कहते हैं, सबको पता है क्या? डिफाइन कर पाओगे? डिफाइन कर पाओगे बच्चों? सीक्वेंस पहले आता है। सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम क्या कर दें, उनके टर्म्स को ऐड कर देंगे तो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे कुछ इस प्रकार से, लेट an be a सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है ना, ये क्या है बेटा, सीक्वेंस है। या फिर ऐसे लिखते हैं कई बार, लेट a1 a2 a3 an be terms of sequence an, then the algebraic expression, then the expression या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे, देन द एक्सप्रेशन बस लिख दीजिएगा चलेगा, देन द एक्सप्रेशन, क्या बच्चों, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, वो फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, an, n का वैल्यू 1 से लेकर किधर, इनफाइनाइट की ओर जाना है। ये क्या है, टर्म्स ऑफ क्या है, सीक्वेंस है। इसको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an प्लस, अभी रुकना नहीं है, इसको कहते हैं क्या, इस कॉल्ड सीरीज। क्या है बच्चों, सीरीज। सीक्वेंस के पदों को जोड़ने से जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, सीरीज। समझ आया? सीक्वेंस एक पैमाना है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है कि हम दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे, इसका ये मतलब था। समझ आ रहा है? n1 नंबर का इसका टर्म जो है बताएगा कि हम दिखते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल आपको कवर कराते हैं। कई बार बच्चा जानता तो है लेकिन डिफाइन करना नहीं आता उसको, तो आप डिफाइन ऐसे करेंगे, याद रहेगा। माना कि ये क्या है, कुछ टर्म्स हैं कि सीक्वेंस के, और उस दौरान एक एक्सप्रेशन जो बनेगा इस प्रकार से, उसको हम कहेंगे सीरीज। समझ आ गया? अब ये अगर सभी पद हो जाएंगे तो टाइप्स होते हैं सीरीज के, पॉजिटिव टर्म सीरीज, इसी को बोलते हैं क्या, ऋणोत्तर श्रेणी,
ऋणोत्तर मतलब क्या, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। एक ही का नाम कई प्रकार से लिखते हैं। फिर आता है क्या, अल्टरनेटिव सीरीज। फिर क्या आता है, निगेटिव सीरीज। सारे टर्म्स निगेटिव होगा तो निगेटिव सीरीज, सारे टर्म्स अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव सीरीज। समझ आया? अगर सभी टर्म्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म सीरीज, या फिर बोलते हैं इसी को नॉन निगेटिव सीरीज, है ना। तो देखिएगा एग्जांपल में आपके पास सीक्वेंस 1/n रहता, तो इसमें बेटा an क्या है, फिर वैसे में 1/n, n1 नंबर का पद है। अब n1 नंबर का पद है तो सीरीज कैसे बनेगा, बोलेंगे देखो आपको हमने सिखाया है कि an इक्वल टू क्या लिखना है, बोला था a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। तो ये सीरीज कैसे बनेगा फिर वैसे में 1/n, n का वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट, n का वैल्यू 1 से लेकर क्या, इनफाइनाइट। तो आपने जो कहा इसका सीरीज बनेगा कैसे, बोलेगा सीक्वेंस था भैया, जोड़ रहे हैं पदों को बस। क्या आ जाएगा बेटा, पहला 1, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या आएगा 1/3, और ऐसे करते करते 1/n। छोड़ो कि और बढ़ाओ, नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीक्वेंस पे, इसलिए कभी छूटता नहीं है सीरीज में। सीरीज हमेशा अनंत पदों की होती है ना। परिमित पदों में बताना वो अलग मामला होता है, इसी को कहते हैं बेटा क्या, सीरीज। अब इस सीरीज के कन्वर्जेंसी की टेस्ट होता है वो अलग होता है, लेकिन कन्वर्जेंसी की डेफिनेशन कुछ अलग होता है। कोई सीरीज को कन्वर्जेंट कब कहते हैं, किसी को पता है क्या? किसी सीरीज को कन्वर्जेंट, जैसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहा ना आपने, तो उसी प्रकार से सीरीज को भी कन्वर्जेंट कहते हैं। समझ आया? ठीक। तो सीरीज को कन्वर्जेंट कहने का जो तरीका होता है, मैं लिखता हूं यहां पर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ये सभी चीजें बेसिक है बेटा, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है पार्शियल सम। क्या, पार्शियल सम ऑफ सीरीज, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, आंशिक योगफल का अनुक्रम। आपने बीएससी में पढ़ा है, आंशिक संकलन सूत्र पढ़ा है, आंशिक योगफल का अनुक्रम पढ़ा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए एक डेफिनेशन और अलग से लिख के रखेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ठीक है बच्चों, पार्शियल सम हिंदी में क्या बोलते थे आप लोग को याद होगा, आंशिक योगफल का अनुक्रम। तो आंशिक योगफल किसे कहते हैं बेटा, एक एसएन बनाएंगे और एसएन में क्या लिखेंगे, ये तो लिखने के समझाने के लिए एन लिखा है हमने। एसएन को सीक्वेंस नाम देंगे, वो अलग तरीके से होगा। वो क्या होगा, a1 प्लस में a2 प्लस में a3 अप टू an। जाके रोकना है, आगे बढ़ना नहीं है। आंशिक क्यों है कोई पूछेगा, पार्शियल क्यों है कोई पूछेगा, इनफाइनाइट में से तुम कुछ भी निकालो, तुम 1 करोड़ पद रखोगे तो भी क्या है, ये पार्शियल है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में से तुम कुछ ही को चुनाव करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पार्शियल ही कहलाएगा। इसलिए पार्शियल सम कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं, सीरीज का अगर आप एक हिस्सा को चुनाव कर लेंगे वो कहलाता है पार्शियल सम। 10 पद तक जोड़ो, 20 तक जोड़ो, 30 तक जोड़ो, उसको एक सीक्वेंस की तरह नाम दे देना है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, एक सीक्वेंस तब कन्वर्जेंट एक सीरीज तब कन्वर्जेंट होता है जब उसका आंशिक योगफल का अनुक्रम कन्वर्जेंट होता है। क्या होता है, अ सीरीज an का वैल्यू 1 से लेकर क्या, इनफाइनाइट, इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, है ना, कन्वर्जेंट इफ ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN इज कन्वर्जेंट, ये डेफिनेशन होता है। तो बच्चा जो है समझता नहीं है, वो क्या करता है, रॉबी टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। भाई वो टेस्ट है कन्वर्जेंसी जांच करने की, कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन नहीं है। समझ आया? तो ये डेफिनेशन है इतना। एक सीरीज को कब कन्वर्जेंट कहते हैं, कब कन्वर्जेंट कहते हैं, यदि उसका क्या पार्शियल सम का सीक्वेंस क्या हो जाए, वो कन्वर्जेंट हो जाए। समझ आया? ठीक है, तो अब सीरीज कहलाता है कन्वर्जेंट। तो ये याद रखना है, क्योंकि थ्योरम में हम डिक्टो लिखेंगे, कई बार बच्चा को जानता नहीं है, और जब डेफिनेशन ही बच्चे को पता नहीं है तो वो फिर अपना आंसर देगा तो कैसे देगा, उसको आंसर देने में मजा नहीं आएगा, फिर वो आंसर नहीं दे पाएगा अच्छे से। समझ आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का ना, याद हो गया ना?
अच्छे से एक बार पढ़ के आना, है ना, क्योंकि ये बहुत सारे क्लासेस को मिला के एक क्लास बना रहे हैं हम लोग। आपने बहुत कुछ पढ़ा था, उसको हम एक छोटे से क्लास में 1 घंटे में मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चीज़ों को समझे, छोटे छोटे डेफिनेशन को आप याद रखो। सीरीज का डेफिनेशन सबको याद होना चाहिए। अच्छा, सीरीज बच्चों ऑस्किलेटरी नहीं होता, लेकिन गलती से बेसिक बुक में ऑस्किलेटरी लिखा है, पागल है वो। सीरीज ऑस्किलेटरी नहीं होते, या तो जुड़ते जुड़ते जुड़ जाएंगे कहीं, या तो घटते घटते घट जाएगा, खत्म हो जाएगा कहीं पे। ऑस्किलेटरी नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सीरीज हमेशा क्या होंगे, या तो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। एग्जाम्पल है, ये सीरीज है, ये बिल्कुल भी कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन बोल सकता है बच्चा सीक्वेंस के तरीके से 1/n दिख रहा है, सीक्वेंस 1/n कन्वर्जेंट होता था, इसलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर ऐसे निकाल सकते हो तब बताना ऐसे निकालने के बाद कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। अन्यथा इसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज के लिए टेस्ट लिखते हैं बच्चों, और हमेशा इसी के लिए प्रॉब्लम जाता है, क्योंकि जोड़ना अपने आप में खतरनाक होता है। इनफाइनाइट टर्म कैसे जोड़ोगे भाई, तुम रो डालोगे जोड़ते जोड़ते, नहीं जुड़ पाएगा, नहीं देख पाओगे, इसलिए हमारे पास टेस्ट है। और हमारे ऑनलाइन बच्चों को भी पता चल रहा होगा कि टेस्ट आपको जो बोला जा रहा है कुछ तो दिमाग में आया होगा। डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, म्यू टेस्ट नहीं होता, मार दूंगा अर्चना तेरे को, ठीक है। और क्या होता है, एबल टेस्ट, ड्रकलेट टेस्ट, याद है, ड्रचलेट बोलते हो या ड्रकलेट टेस्ट बोलते हो, वो सभी टेस्ट आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा। लॉक टेस्ट, रॉबी टेस्ट, ये टेस्ट पढ़ा करते हैं हम लोग बीएससी में, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। और हम जो है आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको नहीं बता सकते जब तक हम टेस्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक। क्यों? क्योंकि इसकी फार्मूला नहीं पता हम लोग को। एसएन निकालना होता है ना, एसएन मतलब क्या, जिसका आप आंशिक योगफल का अनुक्रम एसएन प्राप्त कर पाओ, सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स हम फाइंड कर पाओ, उसके लिए बना सकते हो फटाक से जल्दी से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अभी दिखाएं इसका, ये वाला का बना सकते हो आप लोग, क्योंकि ये पढ़ रहे हो, हम टेस्ट पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। तो ये अपने आप में जीपी है। जीपी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, वे श्रेणी जिस पर आपका एक खास प्रकार के क्या हो, रेशियो निकले हर किसी का। देखो पहला वाला क्या आएगा, 1/2, n का वैल्यू 1 रखेंगे। दूसरा क्या आएगा, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर क्या 3। तो ये इस प्रकार से लिख सकते हो 1/2 की पावर n, ये बढ़ता रहेगा। तो इसमें एसएन निकालना है। एसएन मतलब क्या, हमने बोला है ना, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मतलब एक प्रकार का सम है। तो सम का फार्मूला हमारे पास होता है, ये जीपी है। जीपी हम लिखेंगे, पहले एक बार लिख देते हैं इसको, 1/2 प्लस क्या आएगा, 1/2 की पावर 2 प्लस में 1/2 की पावर 3 प्लस में, इस प्रकार से 1/2 की पावर में क्या n, इधर आगे लिखने का नहीं, ये जीपी है। अब ये जीपी है, तो इस जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला अगर आप एसएन के बारे में जानते हो तो एसएन इक्वल टू जो होगा एक प्रकार का, क्या करेंगे, लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, ए 1 माइनस में क्या, आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये फार्मूला है, ठीक है। आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, आर का मतलब क्या होता है, रेशियो। पहले को दूसरे से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2, इसको आगे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/2, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। ए मतलब प्रथम पद होता है, ए क्या है, 1/2 ही है ना। तो आप इस एसएन को आप प्राप्त कर सकते हो। एसएन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 1/2, 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर n, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2। दिखा आप लोग को, कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने आर जगह क्या रखा है, 1/2, ये फार्मूला है। अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ो बोलेंगे तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ने का फार्मूला होता है बच्चों, एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है क्या, एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर, फार्मूला, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के अन्य पदों का योगफल का सूत्र आप लोग जो है बच्चों 11वीं 12वीं में पढ़ते हो इसको, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो यहाँ पर दिख रहा है, इस एसएन का वैल्यू अब निकल जाएगा। एसएन इक्वल टू क्या निकालोगे, एसएन इक्वल टू ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 आ रहा है, तो आप क्या कर पाओगे, 1/2 इस 1/2 से आप कैंसिल कर दोगे। तो एसएन का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/2 की पावर n, आधा बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस 1/2, एक में आधा कम करोगे तो क्या बचेगा, आधा, आधा और आधा कट गया, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 1/2 एसएन। अब इसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, बात खत्म। मतलब ये कन्वर्जेंट है, समझ आया।
ये कन्वर्जेंट है, यहाँ देख के समझ आ गया था कन्वर्जेंट है करके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सीरीज कन्वर्जेंट निकाला जाता है। सीक्वेंस का कन्वर्जेंसी आसानी से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन सीरीज में थोड़ा सा मेहनत और काम लगता है। सीरीज आपने बीएससी में खूब पढ़ा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम डेफिनेशन बस कवर हो जाए अच्छे से। आप डेफिनेशन अच्छा याद रख पाओगे तो बाकी सब चीज़ को कवर कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए, ये सभी चीज़ें केवल और केवल बेसिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको क्वेश्चन बनाना है, आपको डेफिनेशन याद कराना था, इसलिए मैंने साथ साथ कुछ कुछ एग्जाम्पल बता दिया है। और मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वह जो है सीक्वेंस हमारा इस रियल एसिस जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर की बात होगी। तो सीक्वेंस के बारे में हम अध्ययन करना चाहते थे, अब सीक्वेंस फिर से हम पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज फिर से पढ़ेंगे, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा। चलिए, सीक्वेंस इन अ सेट एक्स रियल सेट है। रियल सेट में रियल मेंबर्स होंगे, रियल एसिस में रियल नंबर होना जरूरी नहीं है, रियल टर्म्स रियल सेट्स होते हैं बच्चों। तो हमने कहा कि अ सीक्वेंस इन एक्स इज अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू या इनटू एक्स, दैट इज ये इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। बात खत्म, आपके बुक में भी ऐसी डेफिनेशन लिखा हुआ है, हो गया कवर। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाया है आपको, पता है टोपोलॉजी जब पढ़ा रहा था ना, टोपोलॉजी पे थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया था, हल्का फुल्का। कन्वर्जेंसी के बारे में भी बताया था मैंने, याद होगा आप लोग को। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा, एक्स डी क्या है, रियल मैट्रिक स्पेस है, बी रियल मैट्रिक स्पेस या फिर मैट्रिक स्पेस है ना। देन द मैपिंग एफ नेचुरल नंबर इनटू एक्स इज कॉल्ड sequence in metric space xd and it is denoted by कर्ली ब्रैकेट पूरा इक्वल टू क्या, xn। अगर मैं 1 को लेकर चलूंगा तो पहला एलिमेंट बताएगा इसके अंदर का, है ना, उसका नाम क्या है, x1। 2 बोलूंगा तो x2, 3 बोलूंगा तो xn। आपके बुक में भी ऐसे लिखा रहेगा। बात समझ आया। तो ये जो बना, ये जो है इधर जो बन रहा है वही सीक्वेंस है। फिर क्या बेटा, सीक्वेंस है। ये पूरा कलेक्शन जो होगा, इनका कलेक्शन को कहेंगे सीक्वेंस, है ना। एक बार नोट कर लीजिएगा, एस एन नहीं बोलना है आपको, एक्स एन बोलना है। एक्स एन के अंदर होगा क्या, x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा xn कॉमा, ये पूरा का पूरा होगा। ये पूरा सीक्वेंस इन कहाँ कहलाता है, x कहलाता है। अब बच्चों कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या करना है हम लोग को, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब कैसे डेफिनेशन फट से याद हो जाएगा, देखना आप लोग को। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे सबसे पहले एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, बोल दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, या फिर मैं बोलूंगा अ सीक्वेंस। शॉर्टकट कर रहा हूं बच्चों, बुक में देख के आप ऐसे ही छापोगे, जरूरी नहीं है, आपको जो ठीक लगे समझ आना चाहिए। अ सीक्वेंस एक्स एन इन मैट्रिक स्पेस, इन मैट्रिक स्पेस XD is said to be converge at point x belongs to x if for epsilon is greater than 0 there exists एन नॉट, या फिर बोलूंगा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कई बार एम लिखा रहता है, दोनों सही है, एम लिखो या एन लिखो, मैं बोलूंगा एन नॉट। आदत है मुझे बोलने का, नेचुरल नंबर। सच देख क्या होगा बच्चों, अब यहां पर आप मोड नहीं बोलोगे। पहले आपको सीक्वेंस कैसे पढ़ाए थे, एस एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। भैया अब डिफरेंस कौन बताता है, दूरी। दूरी मतलब क्या, मैट्रिक स्पेस पे डिस्टेंस फंक्शन है वो, तो आप क्या बोलेंगे, डी। और क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आप लोग एक्स एन और ए एक्स उसका लिमिट पॉइंट इज लेस देन एप्सिलॉन, इज लेस देन एप्सिलॉन। बात समझ आया ना, यही आपको लिखना है। इसी को कहते हैं कि भैया सीक्वेंस एक्स एन कहाँ कन्वर्ज हो रहा है, एक्स पर कन्वर्ज हो रहा है ना। और इसी को और क्या लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स एन लिमिट करके लिखना है आपको, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स एन कहाँ कन्वर्ज होगा, एक्स पर, सभी मैट्रिक स्पेस के अंदर है। बात समझ आया कि नहीं, इसी को कहते हैं क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आगे चलकर ऐसी चीजें जब मिलेंगी तो घबराने का नहीं, आपको बात को समझना होगा। अब आता है कॉची सीक्वेंस, ठीक है, कॉची सीक्वेंस। ये सभी चीजें जो है आपके बुक का पहला नंबर का पेज में अक्सर देखने को मिलेगा, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कॉची सीक्वेंस में चलो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं लिखता, आप लोग याद कर लेना।
कॉसी सीक्वेंस कैसा होता था बीएससी में, Sn माइनस Sm इज लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बोलेंगे भाई अ सीक्वेंस Xn is said to be Cauchy sequence in metric space XD, है ना, क्या बोलेंगे, इन मैट्रिक स्पेस XD if for epsilon is greater than 0 there exists Mn, है ना, या फिर Mn बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट बिलोंग्स टू एंड सच दैट क्या होगा प्यारे बच्चों, सच दैट होगा कि डिस्टेंस d मॉड की जगह d लिखना है आप लोग को, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग x n, m को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। इस प्रकार से इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कॉसी सीक्वेंस। पहले ऐसे बोला करते थे, तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जो है बच्चों हम आगे अध्ययन कर पाएंगे भाई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस क्या है, उसके पहले हम लोग देखेंगे बच्चों पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। तो कल का जो क्लास होगा, कल के क्लास में अपन क्या अध्ययन करेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और उसके बाद जो है फटाक से हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो ये पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, बोलेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का मतलब होता है यहाँ पर जो हम पहले से जो काम करा रहे थे, पॉइंट्स के बारे में बात करते थे, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की कैटेगरी में आएगा, है ना। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो वहां पर फंक्शंस के बारे में बात होगा, फंक्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस केवल और केवल बच्चों सीक्वेंस, फंक्शनों का सीक्वेंस पर होता है, जबकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, जो भी तक पढ़ते थे सभी किस्म क्या था, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस थे, समझ आया ना, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। लेकिन जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होता ही होता है, ये हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है वो क्या होगा, हमेशा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ये केवल बिंदु है, डेफिनेशन है, कवर करेंगे। ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस सीखेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, अच्छे से यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को सीख पाएंगे। यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्मली बोलेंगे या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, है ना बेटा, ये हम कवर कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका पहला काम है बेसिक कवर करके अच्छे से अपने कॉपी को मेंटेन करना, देन आप स्पीड से बढ़ पाओगे, हर चीज को फटाफट समझ पाओगे। जब हम कोई नया क्लास स्टार्ट करते हैं तो लक्ष्य रहता है कि